13 नवंबर 2017 की सुबह 24 साल का एक नॉर्थ कोरियन सिपाही दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करने जा रहा है और इसे रास्ते में मौजूद इस चेक पॉइंट पर रुककर अपनी पहचान करवानी है। पर वो रुकने की बजाय अचानक अपनी जीप की रफ्तार बढ़ा देता है, क्योंकि आज ये काम पर जाने की नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से भागने की फिराक में है। चेक पॉइंट पर मौजूद सिपाही बाकियों को चौकन्ना कर देते हैं और वो सब इसे पकड़ने के लिए तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हैं। इतने में ही वो सिपाही अपनी कार से निकलकर बॉर्डर की तरफ भागने लगता है। गोलियों की बौछार करते ये सिपाही इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते, पर गोलियों से छलनी होने के बावजूद भी वो दीवार को फलांगता है और वहीं ढेर हो जाता है। आखिर ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर कौन है और ये क्यों अपने मुल्क से भागना चाहता है? लेकिन इन सब सवालों का जवाब जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये अभी जिंदा भी है कि नहीं, और जिस दीवार को फलांगने के लिए इसने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो दीवार है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर, DMZ। बॉर्डर की दूसरी तरफ मौजूद साउथ कोरियन सोल्जर्स इसे ये सब करते देख रहे थे, मगर वो दिन के उजाले में इसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए रात के अंधेरे में वो छुपके से इसकी तरफ बढ़ते हैं। पांच गोलियां लगने और जिस्म का आधे से ज्यादा खून बहने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने इसे बचा लिया। पर इसकी सर्जरी कर रहे साउथ कोरियन डॉक्टर को इसके पेट में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। 10 इंच से भी लंबे पैरासाइट्स जो इसके पेट में क्यों और कैसे आए थे, ये राज भी नॉर्थ कोरिया में छुपा था। इस सिपाही का नाम था ओ चोंग सोंग, जो नॉर्थ कोरियन आर्मी में काम करता था। और इसका यूं अचानक नॉर्थ कोरिया से भागना किसी को अजीब नहीं लगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से भागने वाला ना ये पहला इंसान था और ना ही आखिरी। हर साल हजारों नॉर्थ कोरियंस नॉर्थ कोरिया से भागते हैं, पर वो ओ चोंग सोंग की तरह किसी सूरत भी DMZ को पार नहीं कर सकते, क्योंकि DMZ दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर है, जो नॉर्थ कोरिया को अपने जानी दुश्मन साउथ कोरिया से अलग करता है। 4 किलोमीटर चौड़ा और 250 किलोमीटर लंबा एक बफर जोन, जिसके इर्द गिर्द 20 लाख लैंड माइन्स, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंसेस और किसी भी सेकंड जंग के लिए तैयार 20 लाख फौजीज की हिफाजत करते हैं। और जो बात हैरान कर देने वाली है वो है इस बॉर्डर का नाम, जिसका मतलब है डीमिलिटराइज्ड जोन, यानी कि एक ऐसी जगह जहां किसी भी वेपन और मिलिट्री का आना मना हो। पर इसका नाम ऐसा क्यों है, और क्यों एक ही नस्ल के लोग जो कभी मिलकर रहा करते थे, आज वो 2 टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए? इसकी कहानी मैं कुछ देर में आपको सुनाऊंगा। पहले ये बता दूं कि ओ चोंग सोंग बस इसलिए बच गया क्योंकि पहली बात तो वो एक फौजी था, और दूसरा वो DMZ की एक खास जगह जॉइंट सिक्योरिटी एरिया से भागा था, जहां कोई लैंड माइन्स और इलेक्ट्रिक फेंसेस नहीं होती। पर किसी आम नॉर्थ कोरियन के लिए इसे पार करना बिल्कुल खुदकुशी करने जैसा है। इसलिए वो नॉर्थ कोरिया की दूसरी साइड यालू और ट्विमन रिवर से चाइना की तरफ भागते हैं। यालू और ट्विमन दोनों दरियाओं को मिलाकर चाइना और नॉर्थ कोरिया के दरमियान 1352 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर बनता है। पर इन दरियाओं को पार करना भी आसान नहीं, क्योंकि इन्हें तभी पार किया जा सकता है जब सर्दियों में ये दरिया जम जाते हैं। नॉर्थ कोरियाई लोग चाइनीज या साउथ कोरियन एजेंट्स को पैसे देते हैं, जो सिर्फ इन नदियों को ही पार नहीं करवाते, बल्कि पूरे चाइना, फिर वियतनाम और लाओस को पार करके थाईलैंड पहुंचते हैं, और थाईलैंड फिर उन्हें साउथ कोरिया भेज देता है, जहां वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पर ये सफर सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है, और नॉर्थ कोरियाई लोगों का यहाँ से भागना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने शूट एट साइट्स के ऑर्डर्स को और सख्त कर दिया है, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया से भागता दिखाई दिया उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। और अब इन सिपाहियों को किसी डिफेक्टर को मारने पर पैसे और छुट्टियां दी जाने लगी हैं। इन नदियों में पड़ी लाशें इस बात का सबूत हैं कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। और जो अपनी जान पर खेलकर इसे पार कर भी लेते हैं, वो अगर चाइना में पकड़े गए तो उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रेड, ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन और स्लेवरी जैसी काली दुनियाओं में धकेल दिया जाता है। और अगर इन सब में से कुछ ना हुआ तो चाइना उन्हें नॉर्थ कोरिया वापस भेज देता है, जहां सैकड़ों लोगों के सामने उस डिफेक्टर के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं।
इस चीज को पब्लिक एग्जीक्यूशन कहा जाता है, जहां किसी मुजरिम को दरख्त या लकड़ी के टुकड़े से बांधकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। और ये सब देखने के लिए वहां के छोटे बच्चों तक को मजबूर किया जाता है, ताकि उनके जहनों में ये बात छप जाए कि अगर तुम यहाँ से भागोगे तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। और अगर कोई इन सब चीजों से बचकर साउथ कोरिया पहुंच भी गया तो नॉर्थ कोरिया में मौजूद उसके पूरे खानदान के साथ साथ उसकी 3 नस्लों तक को लेबर कैंप में भेज दिया जाता है, जहां क्या होता है शायद आप इसके लिए तैयार नहीं। पर आखिर ऐसा क्यों है कि सब कुछ जानते हुए भी ये लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं? और क्यों नॉर्थ कोरियन सरकार इन्हें रोकने के लिए सब कुछ करने को तैयार है? आखिर नॉर्थ कोरिया में ऐसा क्या चल रहा है कि यहाँ रहने वालों को अब जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगी है? नॉर्थ कोरिया 2 करोड़ 60 लाख इंसानों की एक ऐसी दुनिया जो 75 साल पहले हुई जंग में मलबे का ढेर बन चुकी थी, आज वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री और अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को राख कर देने वाले न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। और इस दुनिया का मालिक है किम जोंग उन, जिसे बाप दादा की विरासत में मिली ताकत ने इंसान से भगवान बना दिया है। और ये झूठे खुदा पिछले 75 सालों से नॉर्थ कोरिया पर राज करते आ रहे हैं, जिनकी मर्जी के बिना ना कोई यहाँ आ सकता है और ना कोई यहाँ से जा सकता है। पर आज मैं आपको ले जाऊंगा नॉर्थ कोरिया की उस काली दुनिया में, जहाँ आप इंसान की दरिंदगी और जुल्म की हदें पार होती देखेंगे और जानेंगे कहानी नॉर्थ कोरिया और उसके 3 खुदाओं की। सत्रह साल से नॉर्थ कोरिया पर राज कर रहे दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की अचानक मौत ने करोड़ों लोगों को सदमे में डाल दिया। और अपने बेरहम तानाशाह से मोहब्बत करते इन मासूमों की नजरें अब किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन पर थीं, जो तब सिर्फ 27 साल का था। और बरसों से चलती आ रही इस खानदानी हुकूमत को संभालने की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। पर क्या वो इसके लिए तैयार था? यही सवाल सत्ता में मौजूद कुछ ताकतवर लोगों का भी था कि आखिर एक नौसिखिया जिसे सियासत का कोई तजुर्बा नहीं, आखिर वो नॉर्थ कोरिया पर राज कैसे कर सकता है? और उन ताकतवर लोगों में से एक थे जैंग सोंग टेक, किम जोंग उन के अंकल, जिन्हें किम जोंग उन के बाद नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। वो किम जोंग इल की मौत के बाद किम जोंग उन के लीडर बनने के हक में तो नहीं थे, पर फिर भी उसके सलाहकार बन गए और हमेशा उसके साथ रहने लगे। पर कहते हैं ना, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ठीक 2 साल बाद जैंग सोंग टेक को वर्कर्स पार्टी की चल रही सेंट्रल कमेटी के दौरान अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिन बाद एक एंटी एयरक्राफ्ट ZPU-4 मशीन गन से उनके चीथड़े उड़ा दिए गए, और वो भी उनके घर वालों के सामने। 정치적 야심과 음모가이며 만고역적인 장성택을 혁명의 이름으로 인민의 이름으로 전열이 단죄 기탄하면서 उन पर इल्जाम था गद्दारी, बेमानी, नशा, जुआ, औरतों के साथ अय्याशी और नॉर्थ कोरियन लीडर के खिलाफ चालें चलने का। सुनने में आता है कि जैंग सोंग टेक चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मिलकर किम जोंग उन को गद्दी से हटाने की साजिशें कर रहे थे, ताकि वो उसके बड़े भाई किम जोंग नाम को नॉर्थ कोरिया का लीडर बना सके। पर सच जो भी हो, किम जोंग उन ने अपने अंकल को बेरहमी से मारने के बाद 340 से भी ज्यादा सीनियर्स ऑफिशियल्स को मौत के घाट उतार दिया और ये साफ जाहिर कर दिया कि मुझ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
और किम जोंग नाम एक ऐसा बड़ा भाई जो था तो सतेला, मगर नॉर्थ कोरिया की गद्दी का पहला हक उसी का था। लेकिन 10 साल पहले उसे एक मामूली सी गलती पर नॉर्थ कोरिया से ही बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि 2001 में उन्हें जापान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेक पासपोर्ट के साथ अरेस्ट कर लिया गया था। उनका जापान जाने का कोई खुफिया मकसद नहीं था, वो बस अपनी फैमिली को टोक्यो के डिज्नीलैंड घुमाना चाहते थे। किम जोंग नाम का नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा जाना, वो भी डिज्नीलैंड जाने के लिए, ये किम खानदान के लिए बड़ी शर्म की बात थी। इसके बाद किम जोंग नाम मकाओ में रहने लगे। So, your father is Mr. Kim Jong-il? I think it's a very ridiculous question. Okay. Sorry. शुरुआत में तो वो मीडिया के सवालों को नज़रअंदाज कर दिया करते, मगर एक दिन किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर ना बनने का कोई दुख है, तो जो जवाब उन्होंने दिया उसने उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। 안녕하세요. 안녕하세요. 혹시 김정남 선생님 맞습니까? 예. 안녕하세요. 예. 장남인데 후계자로 되지 못한 거에 대해서는 괜찮습니까? 예, 저는 뭐 원래 그 점에 대해서 그 유감스러운 점도 없고요. 또 관심도 없었을 뿐더러 개인적으로 3대 세습에 대해서는 저는 반대를 합니다. किम जोंग नाम सिर्फ नस्ल दर नस्ल चलती आ रही इस तानाशाही के खिलाफ ही नहीं बोलते थे, वो अंदर ही अंदर CIA को नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन के सारे काले कारनामों की जानकारी भी दे रहे थे। वो इंसान जो किसी की ना बर्दाश्त ना कर सकता हो, वो अपने भाई के हाथों चल रही साजिशों पर चुप कैसे रह सकता था। तेरह फरवरी 2017 को मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर किम जोंग नाम का कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने का तरीका भी बड़ा ही बेरहम और अनोखा था, क्योंकि इसमें किसी गोली का नहीं बल्कि VX केमिकल का इस्तेमाल किया गया। इंसान के हाथों बनाया गया दुनिया का सबसे खतरनाक नर्व एजेंट, जिसकी एक बूंद भी खून में चली जाए तो इंसान का अपना मांस हड्डियों पर इतना दबाव डालता है कि वो टूटने लगती हैं। जिन दो लड़कियों ने ये केमिकल उनके चेहरे पर मला था, वो किम जोंग नाम को जानती तक नहीं थी, और ना ही ये कि उनके हाथ में VX था, बल्कि उन्हें ये कहा गया कि ये एक प्रैंक है और ये बेबी लोशन उस शख्स के चेहरे पर लगाना है। किम जोंग नाम ने इस हमले के बाद खुद को बचाने की कोशिश की थी, मगर वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ गए। उनकी लाश जब नॉर्थ कोरिया वापस पहुंची तो उसे लेने वही लोग आए जो उस दिन एयरपोर्ट पर मौजूद इस कत्ल को होते देख रहे थे। ऐसी हरकतों के जरिए किम जोंग उन दुनिया को दिखाना चाहता था कि जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा और कोई इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जो नॉर्थ कोरिया के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद नजर आ रहा था, वो अपने बाप दादा से भी जालिम निकलेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ये चेहरा शायद आपको धोखा दे जाए, पर ये उस शैतान का सबसे बदतर रूप है जिसे आपने पूरी तरह देखा ही नहीं। पर एक वक्त था कि यह शैतान भी कभी इंसान हुआ करता था। किम जोंग उन को बचपन में स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था, जहां वो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न में पढ़ने लगा। उनके दोस्त हमें बताते हैं कि कैसे वो बाकी बच्चों की तरह समझदार और जोश से भरा हुआ करता, जिसे बास्केटबॉल खेलना बड़ा अच्छा लगता, पर वो एक तानाशाह का बेटा है, ये बात वहाँ कोई नहीं जानता था। यूरोप की उस दुनिया ने किम जोंग उन पर बड़ा गहरा असर डाला। आखिर एक आज़ाद मुल्क कैसा होता है उसने वो बड़ी करीब से देखा था, और कहीं ना कहीं वो उस दुनिया से प्यार भी करने लगा। पर एक कड़वा सच कि वो अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता था। किम जोंग उन ने सत्ता संभालने के बाद नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे बदलाव किए जिन्हें देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। वो अपनी बीवी के साथ नजर आने लगा, और ऐसा आज से पहले किसी ने नहीं किया था। उसने नॉर्थ कोरिया में थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स, एक्वेरियम, बास्केटबॉल कोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी स्की रिजॉर्ट्स बनाए, जो उन्हें बचपन की जिंदगी की याद दिलाते रहें। या फिर वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि मैं कोई तानाशाह नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ जो इंसान का सुख और दर्द समझता है। पर इन सब चीजों को बनाने का मकसद बचपन की याद ताज़ा करना नहीं, बल्कि अपने बाप की सिखाई गई बात को नजर में रखना था। अगर हमेशा जिंदा रहना है तो अमीरों को खुश रखो और गरीबों को चुप। और ये कैसे होता है
आइए थोड़ा करीब से देखते हैं। ये है प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल। रंग बिरंगी इमारतों और हंसते खिलखिलाते चेहरों से घिरी एक ऐसी दुनिया जो हमें उन कहानियों से बिल्कुल उलट नजर आती है जिन्हें हम आज तक सुनते आए हैं। यहाँ मौजूद आसमान छूती इमारतें, इलेक्ट्रिक बसेस, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, पार्क्स, जिम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब एक ऐसी जिंदगी की तरफ इशारा करते हैं जहाँ कोई भी आम इंसान रहना चाहेगा। एक तरह से देखा जाए तो हर साल होती परेड्स, गेम्स और कितने ही फेस्टिवल्स, और उन फेस्टिवल्स में नाचते इन लाखों लोगों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इन्हें अपने ही मुल्क को छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. Every story was propaganda to brainwashes about the Kim dictators. प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का वो छोटा सा हिस्सा है जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पार्टी मेंबर्स, डिप्लोमेट्स और सिर्फ एलीट क्लास लोग रहते हैं। किसी गरीब का शहर में रहना तो दूर, किम जोंग उन की इजाजत के बिना वो यहाँ आ भी नहीं सकता, और नॉर्थ कोरिया इस शहर के जरिए ही पूरी दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। प्योंगयांग की ये ऊंची रंग बिरंगी इमारतें आधी से ज्यादा खाली हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और जरूरत की आम चीजों का कोई निजाम है ही नहीं। और कोई गरीब कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो इन खोखली इमारतों में कदम भी नहीं रख सकता। इन बंजर इमारतों के बावजूद भी हाल ही में किम जोंग उन ने प्योंगयांग में 10,000 नए घर बनवाए हैं, जिसका जश्न बड़े जोरों शोर से मनाया गया। शायद किम जोंग उन का ऐसा करना आपको फजूल लगे, लेकिन ये भी किम जोंग उन की एक सोची समझी चाल है। नए बनाए इन घरों का मकसद लोगों को सहूलत देना नहीं, बस इन इमारतों के जरिए याद दिलाना है कि मैं हूँ जिसने तुम्हारे लिए सब किया। नॉर्थ कोरिया में आज भी वो क्लास सिस्टम चलता है जो आज से हजारों साल पहले हुआ करता था। बस फर्क इतना है, यहाँ पर क्लास जात पात रंग नस्ल पर नहीं बल्कि उसकी वफादारी के मुताबिक तय होती है। नॉर्थ कोरियन रजीम के लिए जो जितना वफादार होगा उसकी क्लास उतनी ही हाई होगी, और आपकी क्लास तय करेगी कि आप कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, सब कुछ। मेरा मतलब सब कुछ। और बात रही वफादारी की, तो किम जोंग उन ने पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख से भी ज्यादा खबरियों को तैनात कर रखा है जो बिना किसी सबूत या गवाह के हल्का सा शक होने पर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ कोई किसी पर यकीन नहीं कर सकता, और हर वक्त पकड़े जाने का डर उन्हें किम जोंग उन की हर बात मानने पर मजबूर कर देता है। नॉर्थ कोरिया एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री है, जिसका मतलब यहाँ कोई एक शख्स किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। वो अगर व्यापारी है तो अपनी चीजों का दाम नहीं तय कर सकता। अगर किसान है तो उसका अपनी ही फसल पर कोई हक नहीं। वो किसको बेचेगा, किससे खरीदेगा, हर चीज का फैसला नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट करती है, और नॉर्थ कोरिया की सारी जमीन का मालिक सिर्फ किम जोंग उन है। यहाँ रहने वाला कोई भी शख्स ना मुख्तलिफ सोच रख सकता है, ना मजहब, और ना ही अपनी पसंद का हेयर स्टाइल, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से तय किए हेयर स्टाइल्स में से ही चूज करना पड़ेगा। लड़कों के लिए 15 और लड़कियों के लिए 18 किस्म के। लेकिन वो किम जोंग उन का हेयर स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते।
और मजहब की बात ना ही करूं तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ चर्च तो है लेकिन बाइबल बैन है। चर्च वगैरह तो बस टूरिस्ट को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है। सच में ये एक एथियस्ट कंट्री है जहाँ किसी रिलीजन को फॉलो करना या फिर उसे फैलाना बुरा माना जाता है। पर एक अच्छी बात, नॉर्थ कोरियाई सरकार अपने लोगों को फ्री हाउसिंग, फ्री मेडिकल केयर और फ्री एजुकेशन देती है। लेकिन इन तीनों में क्या फ्री है, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये बताने के लिए कि तुम सब हमारे रहम करम पर हो, पूरे मुल्क में किम जोंग इल और किम इल संग की मूर्तियां और तस्वीरें लगाई गई हैं और हर घर में इन दोनों की तस्वीर लगाना लाजमी है। और अगर कभी घर को आग लग जाए तो उसके बच्चे बेशक जल जाएं, तस्वीरें नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो ये सोचेगा कि काश मैं खुद जल जाता। ये तो कुछ भी नहीं, नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ इंटरनेट है ही नहीं। इंटरनेट तो दूर की बात, जहाँ लोगों के पास फ़ोन भी नहीं है। और जिन एलीट क्लास लोगों के पास फ़ोन हैं वो कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। मतलब कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा एक आइसोलेटेड मुल्क, जहाँ के रहने वालों को ये तक नहीं पता कि इंसान कभी चांद पर गया भी था कि नहीं। अगर उन्हें यह भी बता दो कि नॉर्थ कोरिया से बाहर डायनासोर्स होते हैं तो वो ये भी मान जाएंगे, क्योंकि उनके पास इस बात को पक्का करने के लिए कोई बाहरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और इस बात का फायदा किम जोंग उन बड़े अच्छे से उठाता है। I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया की इस रहस्यमय दुनिया को देखने के लिए यहाँ सैर करने जाते हैं। इनमें से एक था ओटो वार्मबियर, 21 साल का एक नौजवान अमेरिकन लड़का जो सिर्फ 5 दिन के टूर के लिए नॉर्थ कोरिया गया था, लेकिन उसे वहाँ अरेस्ट कर लिया गया और उसके रो रो के भीख मांगने के बावजूद भी उसे 15 साल हार्ड लेबर की सज़ा सुनाई गई। पर यूएस गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से उसे 17 महीने बाद आज़ाद कर दिया गया। लेकिन जब वो वापस आया तो वो कोमा की हालत में था। उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थीं, जिस्म पर सैकड़ों जख्म थे और ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो गया था। घर वापस आने के 6 दिन बाद वो मर गया। जानते हैं उसकी गलती क्या थी? जिस होटल में वो रह रहा था वहां से उसने एक पोस्टर चुराया था। सिर्फ कागज पे बनी हुई एक तस्वीर चुराने पर उसे टॉर्चर कर करके उसकी जान ले ली गई। सोचें उस लेबर कैंप में रहने वाले लोगों के साथ क्या होता होगा। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने सारे अमेरिकन को नॉर्थ कोरिया आने से बैन कर दिया। लेकिन इससे पहले जितने लोग वहां गए वो हमें इस दुनिया की झलक जरूर दिखा सकते हैं। 2013 में एक जर्नलिस्ट रायन डफी फेमस बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ नॉर्थ कोरिया की ट्रिप पर गए। उनका कहना था कि नॉर्थ कोरिया में कदम रखते ही उनकी हर एक छोटी से छोटी हरकत पर भी नजर रखी जाने लगी। उन्हें टूर ऑफिसर की गैर मौजूदगी में किसी भी नॉर्थ कोरियन से बात करने की इजाज़त नहीं थी। बहरहाल उन्हें वहाँ काफ़ी अच्छे से रखा गया, पर हर दिन उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आने लगी जो बड़ी अजीब थी। जैसे कि वो एक सुपरमार्केट में गए जहाँ खाने की हर चीज़ मौजूद थी, यहाँ तक कि वेस्टर्न भी। ये इसीलिए अजीब है क्योंकि पहला तो नॉर्थ कोरिया में खाने की कमी है। यहाँ हर 10 में से 2 बच्चे मेल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं और लोग सच में खाना ना मिलने पर घास खाते हैं। और दूसरा, नॉर्थ कोरिया अमेरिका से नफरत करता है और उसी की चीज़ें रखना समझ से बाहर है। इन स्टोर्स को खासकर टूरिस्ट के लिए बनाया जाता है, जहां आपको कोई आम नॉर्थ कोरियाई चीज़ें खरीदता नजर नहीं आएगा। बस एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी मिलेगी। रात के वक्त जब रायन डफी अपने होटल वापस जा रहे थे तो उन्होंने प्योंगयांग की चमकती इमारतों को देखा जो रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइट्स में लिपटी थी। उन्हें लगा कि शायद ये भी कोई दिखावा तो नहीं, और ऐसा क्यों ना लगे। नॉर्थ कोरिया में बिजली की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ ब्लैकआउट्स यानी कि लोड शेडिंग का होना बड़ी ही आम बात है। लोड शेडिंग या बिजली का अचानक चला जाना कितने ही मुल्कों में ऐसा होता है, पर रात के वक्त सैटेलाइट से नॉर्थ कोरिया को देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो ये पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हो। अगली सुबह उन्हें एक कंप्यूटर लैब में लेकर जाया गया, जो देखने में तो काफ़ी नॉर्मल लगी, पर करीब जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ बिल्कुल खामोशी थी।
एक ऐसी कंप्यूटर लैब जहां ना कोई टाइप कर रहा था, ना स्क्रॉल, ना कोई क्लिक। वो सब के सब सिर्फ उन स्क्रीन्स को घूर रहे थे। पर ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ। आज तक जो भी नॉर्थ कोरिया गया उसने यही कहा कि प्योंगयांग सिर्फ अमीरों के ऐशो आराम और दुनिया को धोखा देने के लिए बनाया गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि आम नॉर्थ कोरियाई ये भी नहीं जानता कि उसके अपने ही मुल्क में लोग कितनी हसीन जिंदगी गुजारते हैं, जहां उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो उसने कभी नहीं देखा। उनके बच्चों तक को हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स और वो एनवायरनमेंट मिलती है जिसका एक आम नॉर्थ कोरियाई बच्चा ख्वाब भी नहीं देख सकता। और उन्हें इस बारे में पता भी कैसे चले? वो क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? इस सब पर गवर्नमेंट का कब्जा है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 टीवी चैनल्स हैं जिन पर 2400 घंटे नॉर्थ कोरियन आर्मी के लिए प्यार मोहब्बत भरे गाने, किम जोंग उन के बनाए बड़े बड़े न्यूक्लियर मिसाइल्स और उसके बाप दादा की झूठी कहानियां लोगों को सुनाई जाती हैं। अगर इन टीवी चैनल्स और अखबारों के अलावा किसी ने बाहर से आई चीज को देखा बहुत से नॉर्थ कोरियंस चाइना के बॉर्डर से आई स्मगल्ड फ्लैश ड्राइव से अमेरिकन और साउथ कोरियन मूवीज देखते हैं। ये चीज किम जोंग उन के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि बाहर की दुनिया कैसी है तो उसके अपने ही लोग बगावत पर उतर आएंगे। इसीलिए किसी फॉरेन मूवी को देखने की सजा पब्लिक एग्जीक्यूशन या किस्मत खराब हो तो 15 साल की हार्ड लेबर है। इतनी छोटी सी चीज के लिए मौत की सजा देना शायद हमें पागलपन लगे, लेकिन किम जोंग उन के लिए यह करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो जानता है दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाह को दुश्मनों ने नहीं बल्कि उसके अपने ही लोगों ने मारा था। और जानते हैं इतना जुल्म सहने के बावजूद भी ये अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि इन्हें बचपन से ही एक साइकोलॉजिकल हथियार का शिकार बना दिया जाता है, जो है ब्रेन वॉशिंग। कम्युनिस्ट एजेंडा और सोशलिज्म जैसी आइडियोलॉजीज इन बच्चों के जहनों में घर कर दी जाती हैं। किम इल सुंग की वो झूठी कहानियां जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, वो गानों के जरिए इन्हें याद करवाई जाती हैं। और अमेरिका के खिलाफ इस कदर नफरत करना सिखाते हैं जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं। सिर्फ स्कूल्स में ही ये काम नहीं होता, बल्कि माँ बाप खुद इनके दिलों में इस नफरत को भरते हैं। जब किसी को माँ की कोख से लेकर मरने तक इतना ब्रेन वॉश किया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है वो इन शैतानों को अपना खुदा ना माने। छोटे बच्चों को स्कूल्स में ये भी दिखाया जाता है कि अमेरिका में लाखों बच्चे भूखे प्यासे कूड़े के ढेर में रहते हैं। वो भीख मांगते हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं पहनने को। देखो तुम्हें हमने कितनी अच्छी जिंदगी दी है, जबकि ये सारी बातें नॉर्थ कोरिया के बारे में होती हैं। और ये बात सच है कि यहाँ आज भी लोग भूख से मर जाते हैं, या तो वो उस दर्द और तकलीफ की हद पार होने पर खुदकुशी कर लेते हैं। नॉर्थ कोरियन सरकार दिखाती है कि नॉर्थ कोरिया में ना कोई कत्ल होता है और ना कोई चोरी। यहाँ सब हंसी खुशी रहते हैं, मानो ये कोई कहानियों की दुनिया हो जहाँ कोई गम और परेशानी है ही नहीं। इस चीज को प्रोपेगेंडा कहा जाता है, मतलब कि किसी इंफॉर्मेशन को तोड़ मड़ोड़ कर लोगों को दिखाना। और अपने इस प्रोपेगेंडा में नॉर्थ कोरिया दुनिया को बताता है कि हम अपने लोगों को फ्री मेडिकल केयर देते हैं, हमने कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है। और हाँ, ये बात सच है कि सारे नॉर्थ कोरियंस को फ्री मेडिकल केयर मिलती है, लेकिन आप खुद सोचें, जिस मुल्क में एंटीबायोटिक और ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने वाली एनेस्थीसिया जैसी दवाई ना हो, वहाँ क्या मेडिकल केयर होगी। जर्मन फिजिशियन और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नॉर्बर्ट विलर्सन ने 1999 से 2001 तक नॉर्थ कोरिया में काम किया, जहां वो एक मेडिकल टीम का हिस्सा थे। अपने काम के दौरान फिल्माई वीडियोस में उन्होंने हॉस्पिटल्स के वो दर्दनाक हालात दिखाए जो फ्री मेडिकल केयर का असल चेहरा बयान करते थे। खून से लथपथ ऑपरेशन टेबल्स, शराब की बोतलों से बनी ड्रिप्स
और ना जाने क्या क्या। शायद आपको लगे कि ये काफी पुरानी बात है, पर ऐसा नहीं है। आज भी नॉर्थ कोरिया उन्हीं हालातों से गुजर रहा है जहां पर वो 25 साल पहले था। नॉर्थ कोरिया में कोई अपना ह्यूमन वेस्ट फेंक नहीं सकता क्योंकि यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स की बहुत ज्यादा किल्लत है और इन लोगों को अपना ह्यूमन वेस्ट इकट्ठा करना पड़ता है ताकि वो उसे गवर्नमेंट को दे सके, और कोई देने से इनकार करे तो बड़ी परेशानी में फंस सकता है। इसीलिए लोग एक दूसरे का वेस्ट चुराने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट की डिमांड को पूरा कर सकें, और सरकार इसे लेने भी नहीं आती। वो खुद अपना ही वेस्ट अपने कंधों और बैलगाड़ियों पर लाद कर सरकार को जमा करवाते हैं, और ह्यूमन वेस्ट को फर्टिलाइजर के लिए यूज करने की वजह से उस नॉर्थ कोरियन सिपाही ओ चोंग सोंग के पेट में वो कीड़े बने थे। सवाल सिर्फ कीड़ों का नहीं, इंसानी मल को साफ किए बिना खाद के तौर पर इस्तेमाल करने से बहुत सारे पैथोजेंस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया और वायरसेस इंसान के लिए बीमारियों की वजह बनते हैं, जिससे वो इकोलाई, हेपेटाइटिस ए, नोरोवायरस और इनर बॉडी इन्फेक्शंस का शिकार हो जाता है। और ये चीज दिखाती है कि नॉर्थ कोरिया में खाने पीने के हालात कितने बुरे हैं। ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाने की वजह से पूरी दुनिया के कितने ही मुल्कों ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा दी हैं, पर किम जोंग उन खुद को बदलने की बजाय इन्हीं मुल्कों को अपने न्यूक्लियर हथियारों का निशाना बना रहा है ताकि वो डर के मारे उस पर सवाल उठाना बंद कर दें। मुल्क में मौजूद पैसों की शदीद कमी के बावजूद किम जोंग उन हर साल $1 अरब न्यूक्लियर हथियार बनाने पर खर्च करता है, जिनकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसकी ताकत 1 किलोटन थी, और तकरीबन 10 साल के बाद 3 सितंबर 2017 को नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है, और इसकी ताकत 300 किलोटन थी, हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब से 15 गुना ज्यादा ताकतवर। सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ कोरियन बॉम्ब्स को दूर से दूर भेजने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी तेजी से बना रहा है। 4 जुलाई 2017 को नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 14 को टेस्ट किया जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर थी। मतलब कि वो नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में जाकर गिरने की ताकत रखता है। इसके बाद पूरे अमेरिका में खलबली मच गई, पर अमेरिका कितना ही चीख और चिल्ला ले, वो अब किम जोंग उन को नहीं रोक सकता। और अब किम जोंग उन इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड लेकर जाने के लिए तैयार कर रहा है ताकि एक ही वार में वो सब कुछ तबाह कर सके। इंटरनेशनली तौर पर खुद को पूरी तरह महफूज करने के बाद किम जोंग उन ने फैसला किया अपने दुश्मनों से मिलने का, क्योंकि अब वो जो कहेंगे उन्हें वो मानना पड़ेगा। और अब इस शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। किम जोंग उन की ये बेपनाह ताकत और 2 दुनियाओं में बटा नॉर्थ कोरिया कितने ही सवालों को जन्म देता है कि आखिर एक मामूली सा इंसान करोड़ों लोगों को अपने वश में कैसे कर सकता है। और अगर हमें किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया की पहेली को सुलझाना है तो इस दुनिया के भगवानों से मिलना होगा, क्योंकि बस अब वही नॉर्थ कोरिया के राजों से पर्दा हटा सकते हैं। एक वक्त था कि जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हुआ करते थे, और इस पूरे पेनिनसुला पर पिछले 500 सालों से जोसेon डायनेस्टी राज कर रही थी, जहां लोग अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे थे। मगर अब ये भी इंसान के लालच और सत्ता की भूख का शिकार होने वाले थे, क्योंकि जोसेon डायनेस्टी में होती लगातार करप्शन और बिखरते सरकारी निज़ाम ने इसकी जड़ें कमज़ोर कर दी। और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए चाइना और रशिया जैसी बड़ी ताकतें सामने आई जो किसी तरह कोरिया पर कब्जा करना चाहती थी। पर जापान ने इन दोनों ताकतों को सीनो जापानीज और रूसो जापानीज वार में हराकर कोरिया को अपनी निगरानी में लेने का फैसला किया, और 1905 में उल्सा ट्रीटी साइन की कि अब जापान कोरिया की हिफाजत करेगा और इसके अंदरूनी और बैरूनी मामलात के फैसले करने का हक सिर्फ जापान के पास होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोरिया को एक अलग मुल्क माना जाएगा जिस पर सिर्फ यहाँ के रहने वालों की हुकूमत होगी। पर जापान का कोरिया को दुश्मनों से महफूज रखने और एक अलग मुल्क मानने का ये वादा सिर्फ एक ढोंग के अलावा कुछ ना था, क्योंकि इस दिन के बाद से जापान कोरिया की रगों में किसी जहर की तरह फैलने लगा। उसने कोरिया में अपनी फौज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ के कल्चर और हुकूमती निज़ाम पर पूरी तरह काबू पा लिया। 22 अगस्त 1910 में जापान ने अपना असल चेहरा दिखाते हुए कोरिया से ज़बरदस्ती जापान कोरिया एनेक्सेशन ट्रीटी साइन करवा ली,
और कोरिया को जापानीज एम्पायर का हिस्सा बना के उसके वजूद को पूरी तरह खत्म कर दिया। जापान के इस जालिमाना राज में लोगों को अपने मजहब, तहजीब और अपनी जबान बोलने की इजाज़त न थी। उन्हें गुलाम बनाया गया, उनके तारीखी दस्तावेज जला दिए गए, उनके घरों में कब्जा कर लिया गया, उनकी औरतों की इज्जत नीलाम की गई और भूखा प्यासा तड़पा कर उनसे दिन रात काम करवाया। ये वक्त कोरियन लोगों के लिए बड़े ही दुख और दर्द से भरा था। पर यह बुरा दौर तब खत्म हुआ जब जापान ने वर्ल्ड वार 2 में पूरी तरह यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के सामने घुटने टेक दिए और इन दोनों ने कोरिया को जापान से छीनकर आपस में बांटने का फैसला किया। इस बंटवारे का कोई मकसद नहीं था, ये बस एक नक्शे पर खींची गई सीधी लाइन थी जिसे 38th पैरेलल कहा गया। ये एक आर्जी फैसला था क्योंकि प्लान के मुताबिक कुछ वक्त बाद इन दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर फिर से कोरियंस को उनकी दुनिया वापस कर दी जाएगी। पर 1948 के आते आते कोरिया की नॉर्थ साइड पर सोवियत यूनियन का राज चलने लगा और साउथ की तरफ यूनाइटेड स्टेट्स का। साउथ कोरिया में यूएस ने एक प्रो अमेरिकन और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शंस करवाए और साउथ कोरियंस ने वोट देकर सैंगमन री को अपना प्रेसिडेंट चुना और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की शुरुआत की। पर नॉर्थ में हुकूमत थी यूएसएसआर की और स्टालिन की नज़रों में एक शख्स था जो उसकी प्रो सोवियत कम्युनिस्ट सोच को पूरे नॉर्थ कोरिया में फैलाने की ताकत रखता था। 36 साल का एक एंटी जापानीज गुरिल्ला फाइटर किम इल संग, जो था तो एक कोरियन मगर काफ़ी साल सोवियत आर्मी में रहने से स्टालिन के कम्युनिस्ट नज़रियात उसके दिमाग में पूरी तरह हावी हो चुके थे। और किम इल संग ने लीडर बनने के सिर्फ 2 साल बाद 25 जून 1950 को साउथ कोरिया पर अचानक हमला कर दिया, जिससे पूरे मुल्क में जंग छिड़ गई। किम इल संग शुरुआत से ही पूरे कोरिया पर कब्जा करना चाहता था ताकि वो साउथ और नॉर्थ कोरिया को एक कर उस पर हुकूमत कर सके। सोवियत यूनियन से मिले मिलिट्री हथियार और टैंक्स की मदद से नॉर्थ कोरिया ने कुछ ही हफ्तों में पूरे साउथ कोरिया पर कब्जा कर लिया। पर दूसरी तरफ से लड़ती यूएस फौज की मदद करने यूएन फोर्सेस भी मैदान में उतर पड़ी, जिनमें 21 मुल्कों के सिपाही मौजूद थे और ये सब मिलकर नॉर्थ कोरिया को बड़ी तेजी से पीछे की तरफ धकेलने लगे। साथ ही साथ यूएस ने नॉर्थ कोरिया पर 2 लाख बॉम्ब्स की बारिश कर दी। इस बॉम्बिंग से पूरा नॉर्थ कोरिया एक मलबे के ढेर में बदल गया। अचानक ही चाइना को एहसास हुआ कि साउथ कोरिया की यूएस आर्मी अब चाइना के करीब बढ़ रही है। इससे पहले कि वो चाइनीज बॉर्डर तक पहुंच जाए, चाइना इस जंग में कूद पड़ा और यूएस यूएन फोर्सेस को फिर से पीछे की तरफ धकेल दिया। एक ऐसी इंसानी जंग जो 3 साल चली, जिसमें 50 लाख लोग मारे गए, आधे से ज्यादा वो मासूम कोरियंस जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। आज वो जंग उसी जगह पर खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, 38th पैरेलल। लेकिन किसी को कुछ हासिल ना हुआ। इन सब की मौत का जिम्मेदार था किम इल संग, जिसके लालच ने लाखों मासूमों की जान ले ली। इस जंग को रोकने के लिए नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किया गया कि फिलहाल कोई भी किसी किस्म का हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा और 38th पैरेलल को डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया कि दोनों साइड की फौजें इस जोन से पीछे ही रहेंगी। किम इल संग का पूरे नॉर्थ कोरिया पर राज करने का सपना तो चूर चूर हो चुका था और साथ ही साथ वो जिस इंसान के बलबूते पर ये सब कुछ कर रहा था वो भी मर गया। स्टालिन की मौत किम इल संग के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, मगर वो किसी भी सूरत पीछे हटने वाला न था और अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए उसने बनाया जूचे। जूचे एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसका मतलब था सेल्फ रिलायंस, यानी कि अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम अब सब कुछ खुद करेंगे, ना किसी को मदद देंगे और ना किसी से मदद लेंगे। सुनने में तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, पर एक बड़े स्केल पर देखा जाए तो दुनिया से नहीं चल सकती और ये आइसोलेशन किसी राक्षस की तरह पूरे मुल्क को निगल सकती है। लेकिन इस आइसोलेशन के पीछे किम इल संग का मकसद था लोगों को अपना मोहताज बनाना, क्योंकि जितना मुल्क बाहरी दुनिया से कटता जाएगा उतने ही यहाँ रहने वालों को काबू करना आसान। शुरुआत में ये इतना आसान ना था क्योंकि कुछ लोग थे जिन्हें ये आइसोलेशन रास ना आई, लेकिन किम इल संग ने उनके लिए प्रिजन कैंप्स बनाए जहां उन्हें तड़पा कर मारा जाने लगा। किम इल संग की हैवानियत के आगे अब कोई ना था जिस आइडियोलॉजी पर सवाल उठा सके और यहीं से शुरुआत हुई डिक्टेटरशिप की। पर आपका लीडर डिक्टेटर हो ये चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती, पर अगर वो खुदा बन जाए तो एतराज नहीं। किम इल संग को नॉर्थ कोरिया पर राज करते 18 साल हो चुके थे और ये तानाशाही हमेशा बरकरार रहे, इसलिए उसे ज़रूरत थी अगली नस्ल को तैयार करने की। उसके 3 बेटों में से सबसे छोटा था
किम प्योंग इल, बड़ा समझदार, चालाक और बिल्कुल अपने बाप की तरह, जिसे आने वाले वक्तों में नॉर्थ कोरिया की गद्दी का हकदार समझा जाने लगा। पर एक और बेटा भी था, किम जोंग इल, जिसे फिल्में बनाने का बड़ा शौक था और दिन रात वो बस इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता। पर एक ऐसा बेटा जिससे उसके बाप को कोई उम्मीद ना थी, वो नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर कैसे बन गया। किम इल सुंग अपने मुल्क पर राज तो कर रहा था, मगर एक चीज़ उसे दिन रात सता रही थी। वो बस चाहता था कि लोग उसे इस दुनिया का सबसे महान इंसान समझे, और इसकी ये ख्वाहिश एक 25 साल का लड़का ही पूरी कर सकता था। किम जोंग इल ने एक दिन अपने बाप से कहा कि वो उसके लिए ऐसी फिल्म्स बनाएगा जिससे हर कोई इसका दीवाना हो जाए, और इस दिन जन्म हुआ नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडा का। किम जोंग इल ने इसके बाद एक ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी बनाई जिसका नाम था सी ऑफ ब्लड, जिसमें दिखाया गया कि कैसे किम इल संग की आइडियोलॉजीज ने एक नॉर्थ कोरियन फैमिली को जापानी जुल्म सितम से बचाया, और किसी भी किस्म की मदद दूसरे मुल्कों को देना और लेना कितना खतरनाक हो सकता है। ये मूवी तो जैसे उसके बाप के दिल में घर कर गई, क्योंकि उसे अपनी पर्सनैलिटी को कल्ट में बदलने का रास्ता मिल गया था। पर किम जोंग इल को अब भी अपनी बनाई फिल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने अपने बाप से कहकर दुनिया भर की फिल्में देखने की फरमाइश की, वो मूवीज भी जो पूरे नॉर्थ कोरिया में बैन थी। जब किम जोंग इल ने हॉलीवुड, बॉलीवुड और जापानीज इंडस्ट्रीज की मूवी देखी तो वो समझ गया कि उसकी फिल्मों में क्या कमी थी, पर पूरे नॉर्थ कोरिया में वो चीज़ कहीं नहीं थी जो इस कमी को दूर कर सके। इसीलिए किम जोंग इल ने साउथ कोरिया की जानी मानी एक्ट्रेस चो उन-ही को किडनैप कर लिया, और साथ ही साथ उसके एक्स हस्बैंड शिन सैंग ओक को भी। पर इनके पास ऐसा क्या था जो किम की अधूरी फिल्मों को पूरा कर सकता था? वो चीज़ थी टैलेंट। किम जोंग इल ने इन दोनों को अगले 5 से 6 साल जेल में रखा, और जब ये दोनों पूरी तरह टूट गए तो इनसे अगले 3 साल में 17 फिल्में बनवाई। इसके बाद तो किम इल संग एक इंसान से भगवान में बदल गया। इन फिल्मों के जरिए लोग मानने लगे कि कैसे किम इल संग जापानी दुश्मनों से लड़ते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए रेनबो पर चला करते थे, पत्तों के जरिए नदियों को पार कर लिया करते, फल को पकड़ते तो वो बम बन जाता, रेत को पकड़ते तो उसका एक एक जर्रा चावल में बदल जाता। इन कहानियों ने किम इल संग को इंसान से दी ग्रेट इटर्नल लीडर में बदल दिया था। लोग अब ये सच में मानने लगे थे कि किम इल संग इंसान नहीं बल्कि भगवान है। किम जोंग इल ने अपने बाप के लिए तो बहुत कुछ कर दिया था, लेकिन लोग उसे भी खुदा माने इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। उसे फैसला करना था या तो वो खुद के लिए कुछ करे या हमेशा अपने बाप की परछाई बनकर अंधेरे में गुम हो जाए, क्योंकि ना तो वो अपने बाप की तरह पुरकशिश था, ना कद में लंबा, ना खूबसूरत, और उसकी आवाज़ भी काफ़ी बारीक थी। इसीलिए अक्सर वो अपनी इन कमियों को छुपाने के लिए काले चश्मे और हाई हील शूज़ पहनता और कम से कम बोला करता। पर यह मामूली सी चीज़ें उसे नॉर्थ कोरिया की गद्दी हासिल करने में कोई मदद ना करने वाली थी। इसलिए उसने अपने बाप की झूठी कहानियों में खुद को शामिल कर लिया, और ऐसा करना आसान भी था क्योंकि पूरे मुल्क में मौजूद मीडिया, किताबें, गाने और स्कूल्स में वही दिखाया और सुनाया जाता है जो किम खानदान चाहे। किम जोंग इल यूं तो रशिया के एक गांव में पैदा हुआ था, लेकिन कहानियों में ये लिखवाया कि उसका जन्म नॉर्थ कोरिया की सबसे पाक और मुकद्दस पहाड़ी माउंट पैक्टू पर हुआ। उस दिन आसमान फटा और 2 चमकते खूबसूरत रेनबोज आसमान में खिलने लगे। सर्दियों की काली रातें बसंत के रोशन दिनों में बदल गईं। जैसे ही आसमान में एक तारा चमका, दुनिया के सारे चरिंद परिंद और उसे देखने वाले इंसान गाना गाने लगे, और जन्म हुआ सन ऑफ गॉड, किम जोंग इल का। एक ऐसा खुदा का बेटा जिसने 3 हफ्तों में चलना और 8 हफ्तों में बोलना शुरू कर दिया। 22 साल की उम्र में 1500 किताबें लिख डाली। जब से पैदा हुआ वो कभी बाथरूम ही नहीं गया। शायद आपको इस पर हंसी आए और लगे कि कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातों पर यकीन करेगा, पर मैं बता दूं कि आज भी नॉर्थ कोरियंस इन सब कहानियों पर यकीन करते हैं, और कोई ऐसा वैसा यकीन नहीं। वो सच में ये मानते हैं कि किम इल संग एक गॉड है और किम जोंग इल सन ऑफ गॉड। ये बचकाना कहानियाँ किम जोंग इल की चालों में से सबसे बड़ी चाल थी, ये पुख्ता करने के लिए कि जिस खुदा ने नॉर्थ कोरिया को बनाया उस पर राज करने का अगला हक सिर्फ उस खुदा के बेटे को ही मिलना चाहिए। आखिर सालों के इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया जिसका किम जोंग इल को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। 46 साल नॉर्थ कोरिया पर राज करने के बाद खुदाई का दावा करने वाला दी ग्रेट इटर्नल लीडर
मामूली से इंसान को होने वाले मामूली से हार्ट अटैक से मर गया। पर नॉर्थ कोरियंस को इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि इसकी मौत उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी। किम जोंग इल ने पूरे मुल्क में लोगों को 10 दिन तक शोक मनाने का कहा। शायद आपको इन्हें रोता देख लगे कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आप सही हों, क्योंकि यहाँ लीडर की मौत पर सही से ना रोने वाले को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। किम जोंग इल का नॉर्थ कोरिया पर राज करने का ख्वाब तो पूरा हो चुका था, मगर जल्द ही ये ताकत इसके गले का फंदा बनने वाली थी। 1990 से ही मुल्क के हालात खराब होना शुरू हो गए थे और 1991 में सोवियत यूनियन के गिरते ही नॉर्थ कोरिया पूरी तरह नंगा हो गया, क्योंकि अब तक सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को जंगी हथियारों से लेकर आम इस्तेमाल में होने वाली दवाइयाँ और खाना तक दे रहा था। पर जब सोवियत यूनियन ही नहीं रहा तो नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी कांपने लगी। 1994 में हालात इतने बदतर हो गए कि पूरे मुल्क में कहत पड़ गया और खाने की शदीद कमी हो गई। वो किसान जो कुछ ना कुछ करके फसल उगा रहे थे, उनकी कोई मदद ना होने पर वो फसलें भी तबाह होने लगी। पर ये तो बस शुरुआत थी। अगले 2 सालों में आने वाली जबरदस्त बाढ़ और खुश्क साली ने अनाज का एक एक दाना इनसे छीन लिया। बच्चे, बूढ़े, जवान सब भूख से मरने लगे। इस अकाल ने 30 लाख से भी ज्यादा इंसानों को निगल लिया। पर उससे भी अफसोसनाक बात यह थी कि इन्हें बचाने के लिए किम जोंग इल ने कुछ ना किया। ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि बहुत से मुल्कों ने नॉर्थ कोरिया को एड देने के लिए हाथ बढ़ाए थे, लेकिन इसके बाप की बनाई जूची आइडियोलॉजी ने इन मासूमों की जान ले ली। जब हालात काबू से बाहर जाने लगे तो किम जोंग इल ने खुद इंटरनेशनल मुल्कों से मदद करने का कहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुल्क में होते इंसानियत का कत्लेआम होने के बावजूद भी किम जोंग इल ने तब $6 बिलियन से भी ज्यादा नॉर्थ कोरिया के डिफेंस सिस्टम पर खर्च किया। वो पैसा जो इंसान की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वह इंसान की जान लेने वाले हथियारों पे खर्च किया गया। आज भी नॉर्थ कोरिया हर साल अरबों डॉलर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खर्च कर रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए खाना तक ना हो, वो इतना सारा पैसा कहां से लेकर आता है? और इसका जवाब है ब्यूरो 39, एक ऐसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे 1974 में किम इल संग ने बनाया था और इसे नॉर्थ कोरिया का दिल भी कहा जाता है। इसमें कौन है और वो कैसे काम करते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन दुनिया का हर गैर कानूनी काम ब्यूरो 39 के अंडर होता है, जिसमें जाली नोट, नकली दवाइयाँ और सिगरेट्स की फेक कॉपीज दुनिया भर में सप्लाई की जाती हैं। गैर कानूनी हथियार, ड्रग्स, गुलामों और विलुप्त जानवरों की स्मगलिंग से लेकर सारे इंटरनेशनल घोटालों के काले पैसे को सफेद करके किम खानदान तक पहुंचाने का काम ब्यूरो 39 का होता है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का ऐसा जाल बिछाता है जिसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो। पर ब्यूरो 39 के काले करतूत सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होते। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर क्राइम्स में भी शामिल है। कहने को तो नॉर्थ कोरिया में ना कोई इंटरनेट है, ना कोई स्मार्टफोन, लेकिन दुनिया के सबसे शातिर साइबर ग्रुप्स का जन्म भी यहीं होता है। वो अपने सबसे काबिल स्टूडेंट्स को साइबर क्रिमिनल्स बनने की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उन्हें किसी हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े साइबर ग्रुप का नाम है लजारस ग्रुप, जिसने पिछले 20 सालों में अरबों डॉलर का मुनाफा बनाया है। 2017 में लजारस ग्रुप के हाथों बनाया गया रैंसमवेयर वायरस वानाक्राई इंटरनेट की तारीख में सबसे खतरनाक था, जिसने 150 कंट्रीज के 3 लाख कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके $4 अरब का हेर फेर किया। 2016 में बांग्लादेशी बैंक को लूटा, 2014 में सोनी पिक्चर्स को हैक कर लिया और पता नहीं कितने अरबों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी हैक की। ये सब चीज़ें तो बस वो हैं जो हमें नज़र आती हैं। ब्यूरो 39 में और क्या कुछ होता है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि किम जोंग उन इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो सारे काम करने की ताकत रखता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पर ज़रा गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि इन्हें असली ताकत ब्यूरो 39 और न्यूक्लियर हथियारों से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से मिलती है जिसे इन तीनों ने मिलकर बनाया है। वो सिस्टम जिसमें डिक्टेटर मर भी जाए, डिक्टेटरशिप को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि अगर किम जोंग उन को कोई मार भी दे तो कुछ नहीं बदलेगा। बस उसकी बहन किम यो जोंग सामने आ जाएगी और मेरा यकीन करें वो इससे भी ज़्यादा जालिम है।
पर अगर कोई उसको भी मार दे तो उसकी बेटी सामने आ जाएगी। ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला और यही है असली ताकत। डर बस इस बात का है कि दिन ब दिन बढ़ती ये ताकत कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की वजह ना बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कुछ नहीं बचेगा।